It is a it is a moment of exaltation and privilege to extend a warm welcome to our distinguished and revered guest Harivansh Ji, whose unmatched eloquence will turn scorching noon of the June into a pleasant cool breeze. Harivansh Ji holds the rare distinction of holding the post of Deputy Chairman of Rajya Sabha for 3 terms simultaneously. He is the one who impeccably transited from printed word to spoken idiom of politics and established a distinct identity in the long and often turbulent history of Indian public life. His long, unwavering commitment to objectivity and fairness in writing and presiding over the proceeding of the legislature makes him an impartial and dependable voice in the era of extreme political hostility. Harivansh Ji's unanimous election as a deputy chairman of the Rajya Sabha unfailingly betrays a rare distinction of endorsement of highlighting the importance of consensus-based leadership. और ये पहले ऐसा आप इंडिया की पॉलिटिक्स में देखें, अभी आपका लेक्चर भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ वेल ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो हरिवंश जी ने बहुत अपना कैरियर शुरू किया 1977 में। बहुत बड़ा हिंदी का वीकली था, आप लोग सब उससे नए लोग तो नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे। उसका नाम था धर्मयुग। धर्मयुग से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और उससे पहले ये BHU के प्रोडक्ट हैं। BHU से मैं MA इकोनॉमिक्स में किया और जो सब्जेक्ट मैं भी वहीं से बनारस से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से इन्होंने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया। तो वहाँ के BHU के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद 77 में उन्होंने जर्नलिज्म शुरुआत की और उस जमाने में धर्मवीर भारती थे और बहुत इमिनेंट पत्रिका थी धर्मयुग, जिसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। उसके बाद उन्होंने SP सिंह की और फिर उदय शर्मा की बड़ी मशहूर मैगजीन थी हिंदी की, उसका नाम था रविवार में आपने काम किया। और फिर इसी बीच में उन्होंने 1989 में रांची से चाय होता था, एक अखबार प्रकाशित होता था, उसका नाम था प्रभात खबर was at that time was struggling having circulation of में सर सैयद मेमोरियल व्याख्यान में किस तरह के इमिनेंट लोग आते रहे। उस सीरीज में मुझ जैसे सामान्य आदमी को आपने मौका दिया, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर सैयद अहमद साहब देश के प्रभावशाली समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों में थे। उनके योगदान ने आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उनकी स्मृति को, योगदान को बड़े अदब के साथ नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में जो कहा था, किस तरह से प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, किस तरह से उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और खास तौर से मुस्लिम समाज के बीच काम किया, वो अद्भुत है। इस विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी जी 2 बार आए, 1916 और 1929 में, और उन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप ने दिया। वाली संस्था में मौजूद होकर प्रसन्नता का एहसास करता हूं। इस अवसर पर जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें रिलीज हुई, सर सैयद अहमद खान साहब की एक प्राइवेट लाइफ, जिसका अनुवाद प्रोफेसर अतर फारूकी साहब ने किया, और अलीगढ़ कॉलेज और सिराज, जिसको एडिट और अपडेट किया है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रोफेसर असरत मसूद साहब, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैं आमतौर से अपने बारे में कहना मैं गार्डियन बहरूज के तहत सही नहीं मानता, लेकिन कुछ चीजें अपने बारे में कहूंगा। जब मैंने ये कहानी सुनी कि चेंज इज द ओनली लॉ इन द नेचर, तो क्या था, मैं ऐसे गांव से आता हूं जैसे गांधी जी ने कहा था समाज का अंतिम आदमी, उसी तरह से देश के अत्यंत पिछड़े मापदंड पे जो सबसे पिछड़े गांव होंगे, उनमें से एक गांव में मेरा जन्म हुआ। गंगा और घाघरा 2 नदियों के बीच में इसी उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव, जहां के जयप्रकाश नारायण रहने वाले थे, वो मेरे पड़ोसी थे। एक बार चंद्रशेखर जी 52-53 में उनसे मिलने जेपी के गांव गए, तो गांव बड़ा है, 2 राज्यों में 3 जिलों में, बिहार के 2 जिलों में, फंक्शनल उस गांव का रिश्ता बिहार के जिलों से ही ज्यादा। तो शाम को चंद्रशेखर जी पहुंचे तो एक व्यक्ति घास काट रहा था, उससे पूछा कि जयप्रकाश जी का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरा जो टोला है तो पूरब में है, वो पश्चिम में कहीं पर है, आप पूरब में है, कहीं चले जाइए।
तो पूछा कि आप देखे नहीं? कहा कि ना, मैं तो अपने गांव से कहीं बाहर गया ही नहीं। चंद्रशेखर जी ने टिप्पणी लिखी कि वहीं पैदा होना, वहीं गुजर जाना, यही जिंदगी थी। पटना हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर है, बनारस लगभग 150 किलोमीटर। मैं आपको कह नहीं सकता 2 ढाई 3 दिन लगते थे वहां पहुंचने में। आप पहले पैदल चले, रेत पर चले, नाव से पार करें, छोटी लाइन की रेलगाड़ी मिले, बड़ी लाइन की मिले, कब रेल आए, फिर नदियों पर स्टीमर से पार करें, ये था। इस पृष्ठभूमि से मैं बंबई नौकरी करने गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, एक पत्रिका में, धर्मयुग में जो अपने समय की सबसे बड़ी पत्रिका थी। तब 3-4 दिन मुझे अपने गांव से जाने में लगते थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि अपने जीवन काल में मैंने क्या बदलाव देखा, और मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा। विचार आपके जिम्मे है। मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, अपनी राय, अपने मत के उसमें मेरा मत और अपनी राय कहीं नहीं होगी, वो आप तय करेंगे। 77 में जब बैंक से पैसा निकालने जाते थे, पहली बार अकाउंट खोला मुंबई में, तो बैंक वालों को लगता था कि हम इनको ओबलाइज कर रहे हैं, अपना पैसा निकालने में ओबलाइज कर रहे हैं। चेक देना, दिन भर वेट करना होता। ट्रंक कॉल बुक करते थे, मान लीजिए अगर बिहार कहीं रहने वाले हैं, बात करना चाहते हैं, तो ऑर्डिनरी, फिर उसको कहते थे अर्जेंट, फिर लाइटनिंग कॉल। 3 दिन पर बैठे, आपको कोई मतलब उम्मीद नहीं होती थी कॉल मिले, और कई बार हुआ कि मिलता ही नहीं था। लकड़ी के धुएं में खाना बनता हमने जीवन में देखा था। गैस क्या होती है पता नहीं था, बिजली क्या है, रेलगाड़ी क्या है, ये अधुनातन चीजों से कोई साबका ही नहीं था। अस्पताल, ये सब कुछ नहीं। मनी ऑर्डर से कभी कभी पैसे आते तो चिट्ठी से संपर्क होता। इस विषय में मेरी दिलचस्पी कैसे रही, मैं यह भी अपनी सीमा बता दूं। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा, तकनीक में बिल्कुल महारत नहीं है, सोशल मीडिया की तारीफ में सबसे बड़ी ताकत है मेरी, लेकिन मेरा न्यूनतम वहां से किताब देखेंगे अपने निजी स्वभाव और अपने निजी मान्यता के तहत। तो जब मैं टाइम्स में गया तो खुशवंत सिंह हमारे पहले रिसोर्स पर्सन थे, इलस्ट्रेटिव वीकली के संपादक होते थे। एक बात उन्होंने कही जो आज तक मुझे याद रहती है, और खास तौर से आप स्कॉलर्स के बीच बैठा हूं, एकेडमिशियंस के बीच बैठा हूं, जिनकी ख्याति पहले भी यहाँ रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, जिनकी ख्याति इंटरनेशनल रही है, देश में रही है और आगे भी रहेगी। तो मैं आपके बीच बोल रहा हूं, तो अपनी सीमा पहले बताना चाहूंगा, और जिस तरह के इलस्ट्रेटर्स स्पीकर्स आए हैं उनके बीच भी अपनी सीमा में स्पष्ट करना चाहूंगा। खुशवंत सिंह ने कहा, जर्नलिस्ट यानी जनरलिस्ट, जो हर चीज थोड़ा बहुत जाने, महारत किसी में ना हो, तो एक मैं सामान्य व्यक्ति की तरह ही आप के सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। मुंबई में नौकरी मिली, मैं धर्मयुग में काम करने गया, तो 1980 में किताब पढ़ा। वो किताब थी फ्यूचर सॉफ्ट, एल्विन टॉफलर ने लिखी थी। एल्विन टॉफलर और उनकी पत्नी ने मिलकर इसमें ट्रिलॉजी लिखी, पर विस्तार में नहीं गए बगैर मैं आप खुद जानकार हैं करेंगे। उन्होंने कोट कहा था जो मेरे दिमाग में अटक गया। कहा, द इलिटरेट ऑफ 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. जो लोग समय के अनुसार बदल नहीं सकते, बदलती चीजों को देखकर अपने को उस ढंग से ढाल नहीं सकते, उनका अतीत ही रहेगा, भविष्य नहीं होगा। इसका आशय ये तब मैं समझा नहीं। आप देखिए सर सैयद साहब की दूरदृष्टि, किस तरह से उस वक्त सोचा उन्होंने कि कैसे हम समाज को बदलती टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर और बाकी चीजों पर हम बताएं, इसलिए संस्थान खोला। अब इस कोट को जब मैं पढ़ा तो चार्ल्स डार्विन का एक कोट याद आया। वो कोट था, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज द वन दैट इज द मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज दैट सर्वाइव्स। यानी जो सबसे मजबूत स्पीसीज हैं वो सर्वाइव नहीं करते, और वो भी नहीं करते जो सबसे इंटेलिजेंट है। सर्वाइव वो करते हैं जो बदलते समय के साथ अपने को बदल सके, एडॉप्ट कर सके, वही सर्वाइव करते हैं। अभी 97-98 में किताब पढ़ी मैंने इसी सीरीज में, द डेथ ऑफ डिस्टेंस। ये इकोनॉमिस्ट की बहुत मशहूर पत्रकार रही हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री फ्रांसिस कैरेन-क्रॉस। अब आप पढ़ें तो इन चीजों की दुनिया कैसे एक ग्लोबल विलेज बन रही थी। और जब मैंने फ्यूचर सॉफ्ट पढ़ी तो उन्होंने बताया कि इस चेंज से क्या असर समाज पर आने वाला है, किस तरह समाज बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, और कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी। तो हमें यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं तो गांव से गया हुआ आदमी था, और किस तरह के गांव से गया था उसका दृश्य मैंने आपको बताया। पर मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, हम जब
पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तो हमें समझ में ये आया कि आइडियोलॉजी दुनिया को बदलती है, टेक्नोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी ने बदला। फ्रांस की क्रांति से आप शुरू करें, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, वियतनाम की क्रांति, जिसके पीछे मैकियावेली का दर्शन था, जो पॉलिटिकल पंडित थे वेस्ट के, कि हिंसा से चीजें बदलती। पर गांधी आए तो गांधी दुनिया में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंसा से समाज बदलेगा और ज्यादा बेहतर होगा। उसमें मीन्स और एंड्स में, साधन और साध्य में रिश्ता रहेगा। तो हमें तो लगता था जब हम बढ़ रहे थे कि पूंजीवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, उन दिनों बहुत नक्सलवाद और साम्यवाद का जोर था। फिर गांधी जी आए, पूरी दुनिया से अगर इंपीरियलिज्म खत्म हुआ, उसमें गांधी का सबसे बड़ा रोल है। सर्वोदयवाद, ये सारी दुनिया को बदलेगा। अराजकतावाद भी था, पर हुआ नहीं ऐसा। बहुत बढ़िया राजेंद्र माथुर एक बड़े पत्रकार हुए, उन्होंने लिखा था कि 20वीं सदी के अंतिम दरवाजे तक लगा कि बस एक धक्का और दिया आइडियोलॉजी ने, उनके कहने का संदर्भ मैं कोट कर रहा हूं, एग्जैक्ट कोटेशन नहीं, और स्वर्ग के पट खुल जाएंगे। और इस तरह से आइडियोलॉजी हमें एक नई दुनिया में, नए स्वर्ग में पहुंचा पाएगी। पर फिर लिखा कि ऐसा हुआ नहीं, ये एक तरह का छल रहा। ये उनका विचार था। आप उसके पहले जाएंगे तो जो लोग प्रोफेसर बैठे होंगे बड़े इमिनेंट, उन्होंने इस पर अध्ययन किया होगा, काम कराया होगा। समाजशास्त्री हुए दुनिया के मशहूर डेनियल बेल, 60 में उन्होंने लिखा द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन द एग्जॉस्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि वेस्ट में तो पहले ही शुरू हो गया था, भारत में आते आते 90 तक हुआ। फिर फ्रांसिस फुकुयामा की किताब आपने पढ़ी होगी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, 92 में। इसको प्रैक्टिकली जोड़कर देखिए क्या चीजें हमें बदल रही थी, तब टेक्नोलॉजी को देखिए। उसी संदर्भ में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ये ग्रेजुअल, ये लगभग 2-3 वर्ष पहले 23 में आई थी। ये अमेरिका के संदर्भ में है। उसमें दो बड़े मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, विचारक ग्रेग और बर्मैन, उन्होंने लिखा कि दरअसल हो क्या रहा था ह्यूमन हिस्ट्री में। जब शुरुआत हुई, मतलब एक तरह से स्टोन एज से हम एग्रीकल्चर एज में आए, फिर इंडस्ट्रियल एज में आए, तो साथ साथ फ्रांस की क्रांति हुई। उसने कहा कि आइडियोलॉजी चीजों को बदलेगी, कुछ तरह से न्यू पड़ी। उसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना। उसके साथ साथ 100 वर्ष बाद एक तरह से रेनेसा हुआ, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट शुरू हुआ। तो लिखते हैं कि ये स्थिति थी जैसे खरगोश और कछुआ में दौड़ शुरू हुई, और कछुआ एक तरह से टेक्नोलॉजी का प्रतीक, जो 100 वर्ष बाद आया लगभग फ्रांस की क्रांति की, आइडियोलॉजी की। पर आज स्थिति यह है कि टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सीट पर है। आज जो भी चीजें आपके सिलिकॉन वैली में हो रही है, नेक्स्ट डे आपके गांव में पहुंच रही है। आज जो भी चीजें बेंगलोर में हो रही है, जो भारत का कैपिटल कहा जाता है सिलिकॉन वैली, वो गांवों तक पहुंच रहा है। आपने कभी सोचा, चाहे बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, जैक ड्रॉक्सी हो, ये सब कॉलेज के ड्रॉप आउट्स थे। और घनश्याम दास बिरला जो गांधीवादी थे, वो 11 वर्ष की उम्र के बाद औपचारिक शिक्षा छोड़ दी। धीरू भाई अंबानी क्लास 10 तक की शिक्षा उन्होंने पाई। और आजकल की सबसे बड़ी दुनिया की खबर क्या है, 12 जून की, इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने। इसका अर्थ लेमैन के रूप में जो मैं समझता हूं, 1 ट्रिलियनियर यानी 95 लाख करोड़। दुनिया के 20 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी से लगभग ये ज्यादा ही होगा। अगर वो हर दिन 10 लाख डॉलर खर्च करें, यानी 9.5 करोड़, तो उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने में 114 साल से ज्यादा लगेगा। एक हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा, ग्रॉक से, आप उससे ज्यादा जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि इनको खर्च करने में 31,710 वर्ष लगे, ये रकम खर्च करने में। अब इतिहास क्या बताता है इसके पहले? इसके पहले चाहे यूएसबी हो, जेपी मॉर्गन, उन्होंने रेल और रोड्स बनाए, और ऐसे बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूं जिन्होंने टेंजिबल काम किया। रेल बनाया, रोड बनाया, संपत्ति क्रिएट की, प्रोडक्शन किया, अर्थशास्त्र की परिभाषा ही बदल गई एक तरह से। तो ऐसे दिखाई देता है कि पैसा उन्होंने बनाया, अगर पूंजीपति बने तो ये प्रोडक्शन है, ये फैक्ट्री है। और ये काम जो है एलन मस्क, एक तरह से इनमें रेवेन्यू और वैल्यूएशन में होप और ड्रीम का है कि ये काम कर लेंगे, उस ग्रह पर पहुंच जाएंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, तो लोग उस पर पैसा लगा रहे।
दोनों के बीच फर्क देखिए। कई मुल्क ऐसे हैं, मैं कोट करूं तो लंबा होगा, कंपनियों की, एक व्यक्ति की कंपनी देशों से ताकतवर होगी। इस जमाने में हम पहुंच गए। भारत, आज ही की खबर है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट 4 साथियों ने 2022 में बनाई थी कर्सर की पेरेंट कंपनी एनसी एफियर। स्पेस एक्स ने $60 अरब में खरीदने का इसको ऐलान किया। ये आज की खबर है, मैं आपको बता रहा हूं। भारत की आर्थिक प्रगति का सिर्फ सूचना के लिए मैं आपको दर्ज करा दूं इस संदर्भ में, आजादी के 60 वर्ष बाद 2007 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई। आजादी के 67 वर्षों बाद 14 में 2 ट्रिलियन हुए। 1 ट्रिलियन बनने में 60 साल लगे। 2007 में 7 वर्ष में 2 ट्रिलियन हुए। 19 में 3 ट्रिलियन हुए। 2014 से 19 के बीच महज 5 वर्षों में। अब हम आज की तारीख में ये गल्फ वॉर छोड़ दें तो 4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, जापान को छोड़कर आगे बढ़ रहे। और मैं इकोनॉमी की क्यों बात कर रहा हूं, मैं आगे आपको बताऊंगा। 2030 में यह अनुमान था, ये गल्फ वॉर के पहले का, कि हम जर्मनी को रिप्लेस करके तीसरी $7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। आपके बैकग्राउंड में रख दिया मैंने। क्यों आर्थिक खबरें आज की तारीख में महत्वपूर्ण है? दावोस सम्मेलन के बारे में आप जानते हैं, हर साल होता है दावोस में कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन लोग आते हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? पूरी दुनिया के सरकार, व्यापार, नागरिक समाज और लेबर और ये नई टेक्नोलॉजी कंपनियों के लोग 130 देश से सबसे 3000 जो प्रभावशाली लोग हैं वो एकत्र होते हैं। उसमें किस तरह से दुनिया आगे चले, किस तरह की चीजें इवॉल्व हो, ग्रोथ का क्या, वो आयोजन होता है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक माना जाता है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक भाषण दिया कनाडा के जो विकसित देश है, ओरिजिनल G7 के, उनके पीएम ने, तो बड़ा वायरल हुआ, बड़ी चर्चित हुई। वो भाषण आप आज भी देख सकते हैं। उन्होंने, मार्क कार्नी ने, प्रधानमंत्री ने कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि पहले से चल रही थी। मैंने बताया 60 से वेस्ट ने पा लिया था कि आइडियोलॉजी एंड कर रही है। हम लोग जिसमें पले पड़े थे, हमारा यकीन भी वही था। उन्होंने कहा क्या, जिसका आशय मैं बता रहा हूं। द रूल बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग, दैट द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन। रूल बेस्ड ऑर्डर दुनिया में जाओ खत्म हो रहा है। जो ताकतवर है वो जो चाहे कर सकता है। एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। और कमजोर को अपनी नियति पानी है वो पाएगा। फिर कहा आगे, इसका रास्ता भी बताया उन्होंने, दैट्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट शुड बी एवरी गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी। कहा कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाना ही एकमात्र विकल्प है आपके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के विकसित देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं जोड़ दूं सिर्फ ये कि 2014 के बाद बड़ी तेजी से भारत यही काम कर रहा है जो मैंने आंकड़े आपको दिखाए। और मैं आगे चलूंगा आपको कि एक कंपनी की तो बात छोड़ दीजिए, एक शोध, एक इनोवेशन, एक व्यक्ति का एफर्ट क्या कर रहा है, और देशों को अपनी पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ रही है। 24 में डेनमार्क की कंपनी की खबर आई, उसने मोटापा कम करने की दवा खोजी। अब उससे उस कंपनी का वैल्यूएशन इतना बढ़ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन $570 अरब हो गया, और डेनमार्क की अर्थव्यवस्था कुल $406 अरब। अब इकोनॉमिस्टों ने कहा कि अगर ये दवा नहीं आई होती तो इस देश की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में गई होती। अब उस देश ने किस तरह से अपनी यह सारी नीतियां बदली। ऐसे में बहुत सारे आपको उदाहरण बता सकता हूं जो दुनिया में हो रही है, पर उसमें समय लगेगा। अब ये चीजें आपको मैं बताऊं कि कैसे छोटे छोटे आविष्कार दुनिया को बदलते हैं और जो हमारे आपके जीवन के हिस्सा बन गए हैं। 1990-30 में एक जैक किल्बी करके बिजली में ठीक करने वाले मिस्त्री कहें अगर भारतीय भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की, विद्यार्थी के रूप में अमेरिका में। लंबा किस्सा है, जरूर पढ़ना चाहिए हम लोग खरीद खोजकर। बाद में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आप समझते हैं कि 57 में उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्विस IC बनाई। इस आविष्कार ने क्या चमत्कार किया, उससे पहले 50 से अधिक पेटेंट उन्होंने पाया। उसके पहले जो कैलकुलेट होती थी बड़े फिगर्स, वो बड़ी चीजों पर होती थी। पॉकेट कैलकुलेटर उस व्यक्ति ने बनाया, और पॉकेट कैलकुलेटर, उसके पहले तक कैलकुलेटर की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में 74 में एक दिलचस्प लेख छपा, उसमें मैं कोट कर देता हूं। A chip is a teeny piece of crystallized polished silicon, usually 1/6 of an inch square, containing up to 10,000 microscopic transistors.
In most calculators, all functions are preferred on a single chip. In 1971, the first calculator sold for $300. $300 में कैलकुलेटर मिलता था। इस व्यक्ति के शोध के बाद उसकी कीमत $17 हो गई। आगे आगे और उल्लेख करूंगा इस संदर्भ में। $17 calculator now possible only because semiconductor technology has advanced so rapidly that chips are mass produced for 3 rupees. $3 पे चिप्स मिल रहे हैं जो पहले बहुत कॉस्टली थे। क्यों? क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा था, कॉस्ट नीचे जा रहा था। 5 years ago the manufacturing cost of a similar chip was $20. मैं आपको बताऊं कि आप खुद जानते होंगे, आजकल हम कैलकुलेटर को लग्जरी प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। पहले इसका दाम था $1500 जो फिर $15 पे आ गया इस आविष्कार के बाद। पहली बार जब चिप बनाए गए थे तो बहुत कम लोगों ने इसके रेंज ऑफ एप्लीकेशन की कल्पना होगी, क्योंकि एक इलिट प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था। इसे रॉकेट, सैटेलाइट और मिसाइल्स में लगाया जाता था। आज हमारे आपके उपयोग की जीवन के हर चीज में चिप का उपयोग है। ये दुनिया बदल रही थी, पर हम इसमें हमारी स्थिति क्या थी वो आगे मैं उल्लेख करूंगा। एक चीज और बताऊं, छोटे छोटे आविष्कार जो दुनिया के कोने में हुए, उन्होंने कैसे हमारे और आपके जीवन को बेहतर बनाया। 83 में सोवियत संघ ने दक्षिण कोरिया के एक विमान को स्पाई प्लेन समझकर मार गिराया। उसमें 280 लोग थे, मारे गए। उस वक्त अमेरिका ने पहली शायद रीगन का शासन था, पहली बार जीपीएस को पब्लिक में लॉन्च करने की इजाजत की। पहले अपने लिए वो इस्तेमाल करते थे। अब उस जीपीएस से आज हमारे देश में आप जहां जाते हैं पहले नक्शा खोजते हैं, सर वो कहां हमें कैसे पहुंचना। दैट मेड पॉसिबल। इसी तरह से ताइवान सिर्फ एक चिप से, एक गरीब मुल्क था, आज कैसे उस चिप से वो दुनिया का मतलब अकेले साथ 61% चिप वो बनाता है। वहां पर एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, वो एक चांग नाम के इंजीनियर हुए जो अमेरिका में रहे। कैसे वहां के एक बड़े राजनेता हुए, वो जा करके उनको अपने यहाँ रिक्वेस्ट करके ले आए और ये TSMC कंपनी बनाया। केटी ली ने डेडिकेटेड आई पार्क शुरू की। मैं एक एक आदमी का एफर्ट कैसे मुल्कों की नियति बदल रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूं। ये आज एप्पल का जो नवीनतम लैपटॉप है, मैं पिछले साल ही खोज कर देखा था, इसमें बदल गया होगा, 90,000 से 1 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। जबकि 89 में एप्पल का पहला पोर्टेबल लैपटॉप 15 लाख रुपए में आया था और इसकी कैलकुलेटिंग क्षमता 11,000 गुना बढ़ी है। इन सब बदलावों के पीछे चिप की कीमत में कमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का मैंने उल्लेख किया था कि वो पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में 70 के दशक में प्रत्येक चिप में 10,000 माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर लगते थे, जो मैंने केल्वी के बारे में आपको उल्लेख किया। आज जो AMD की जो चिप है उसमें 150 बिलियन ट्रांजिस्टर, 150 बिलियन। पिछले साल जिनेवा में एक आधिकारिक यात्रा पर गया था, सर्म जाने का मौका मिला। वहां कैसे वहां के वैज्ञानिक ने आपसी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इंटरनेट को खोजा। ये सारी चीजें बहुत QR कोड, जिससे हमारा आपका जीवन इतना आसान हो गया है आज, ये सप्लाई चेन इतना बेहतर है, या पेटीएम और का पेमेंट आता है, वो जापान के एक इंजीनियर 1994 में मासाहिरो, जो टोयोटा की सहायक कंपनी डेंसो में काम करते थे, उनकी खोज थी। इस तरह से मैं बहुत चीजें आपको गिना सकता हूं। पर 2014 में बड़ी तेजी से हमने अडॉप्ट किया। इसका परिणाम क्या है? चीन थोड़ा पढ़ने की उत्सुकता में रही, चीन जाने का भी 2-3 बार मौका मिला। 80 तक, बल्कि मैं कहूं 90 तक, कई चीजों में चीन से आप बहुत आगे थे, पर वो इसी बीच 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया। हमारे यहां 214 के बाद हमने सपना देखा कि 2047 तक हमें कहां पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या होगी। हम इसके पहले नहीं हम देख पाए, ना हम क्या बदलाव बड़े हो रहे हैं, ये दुनिया में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है, ये हम गौर कर पाए। और जिस व्यक्ति का पहले मैंने आपको उल्लेख किया था, फ्यूचर्स ऑफ एल्विन टॉपलर का, अपने समय में एल्विन टॉपलर से दुनिया के सारे स्टेट्समैन, इंक्लूडिंग अमेरिका के शायद थैचर थी उस वक्त वहां ब्रिटेन में, देंग सियाओपिंग, ये सारे मिलने को उत्सुक। और जिस व्यक्ति ने चीन को बदला वो देंग सियाओपिंग, उनका बड़ा मशहूर एक कोट था, उन्होंने वो इबारत जो भविष्य बदलने जा रही उसको समझ लिया था। उनका मशहूर कोट था, इट मैटर्स हार्डली वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इट कैचेज माइस। यानी जब सवाल उठा कि आप जिस चीनी क्रांति के जनक रहे, वो माओ के बाद बहुत बड़े चेहरा थे, उनको 2-3 बार माओ ने हटाया, और बड़ी लंबा किस्सा है, मैं नहीं जाना चाहता उस डिटेल में। पर उस व्यक्ति ने मार्केट की नब्ज पकड़ ली, बदलते समय को पहचान लिया और कहा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि चूहा
काली है, बिल्ली काली है या सफेद, अगर वो चूहा पकड़ने की क्षमता नहीं रखती है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था जो हमारे गरीब लोगों को बेहतर जीवन दे सके, अगर वो नहीं तो नाकामयाब। ये उस व्यक्ति ने पहचाना। और 14 के बाद का दौर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन सशक्तिकरण का, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे लोगों को हक देना। चैलेंजेस बहुत मिलेंगे, चैलेंजेस बताने वाले बहुत सारे लोग हैं और बताते भी हैं, पर असल धारा जो है मुख्य है, धारा वो है कि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन आज आदमी को कैसे ताकतवर बना चुका है। आपने पहले सुना ये, और कैसे मतलब डेमोक्रेटाइजेशन का एक उदाहरण ही आपको दे दूं मैं अब उसमें। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने, मैं मानता हूं कि ईमानदारी से उन्होंने कन्फेस किया, उसका हल नहीं निकाल सके। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पहुंचता है आपके यहाँ 15 पैसे। अब पिछले एक मोटे अनुमान से अब तक लगभग 25 या 26 तक का कोई फिगर अनुमान के अनुसार था, 48 लाख करोड़ रुपए सीधे सरकार ने बेनिफिशियरीज को भेजा। अब इसको आप कैलकुलेट करें उस पुराने फार्मूले से, तो इस 48 लाख करोड़ में मान लीजिए 50 लाख करोड़ रहता तो कितना 5-7 लाख करोड़ पहुंचता। क्या टेक्नोलॉजी कर रही है। इसी तरह मुझे याद है 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टेक्नोलॉजी जब ये सारी शुरुआत हो रही थी तो मैं पार्लियामेंट में 14 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज नहीं कहना चाहता ना मेरा उद्देश्य है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो देश की नीति तय करने के शीर्ष स्थान पर लगभग 10-15-20 वर्षों से रहे थे, उन्होंने उस वक्त कहा, उनका भाषण है डिजिटाइजेशन प्रयास के बारे में, कि क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? क्या हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है? डिजिटल गांव घोषित करने को पूरी अफवाह बताया। तब जब चीन और अमेरिका बदल रहे थे कि हम बदलता हुआ दृश्य क्या दुनिया में आने वाला वो नहीं देख पा रहे। आज 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में 1-2 गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल है। सिर्फ 1 महीने जनवरी में 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है। 12 वर्षों बाद ये स्थिति में बदलाव है। पिछले 1 दशक में भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। भारत नेट के माध्यम से लाखों ग्रामीण नागरिकों तक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा है। 5G सेवाओं ने आधुनिक कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को और सुदृढ़ किया। परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि दूरस्थ गांव का विद्यार्थी, किसान और छोटा उद्यमी भी उन अवसरों तक पहुंच सकता है जो कभी केवल बड़े शहरों तक सीमित थे। डिजिटल इसके साथ ज्ञान, बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का नया माध्यम है। आप जैसे बता रहा था अपने गाँव के बारे में, जोड़ू में, मैं जिस गांव से आता था, क्या डॉक्टर होते हैं, कभी कुछ कोई वहां उपलब्ध हो गया, तो सपना ही था। आज वैसे सुदूर गांव से अगर व्यवस्था है, जो किया है अभी सरकार ने, और नियमित उसमें होना, उसमें चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को दूर कर लिया अगर हमने पूरी तरह देश में, तो गांव का बैठा आदमी टॉप डॉक्टर से दिल्ली में भी राय ले सकता है बैठे बैठे। इस टेक्नोलॉजी है। और 14 के बाद ये सारी चीजें बड़े उस पर। डिजिटल इंडिया ने गवर्नेंस की प्रकृति को बदल दिया है। मोबाइल एप्लीकेशंस, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंच रही है। मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेने में, हम लोग गांव से हैं, क्या जाइए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोई मिलता नहीं था, पूछता नहीं था। जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन किया और फिर देश में सारी चीज जगहों पर देखने में मिलने लगी चीजें, तो उसका सिटीजन सेंट्रिक कैसे चीजें बदल रही हैं, ये समझ में हम सबको आया। इसी तरह उमंग, डिजी लॉकर, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कैसे इनोवेशन और न्यू आइडियाज गवर्नेंस से मिलकर 2024 के बाद इन चीजों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, मैं आगे उल्लेख करूंगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी गांव के किसान, छोटे दुकानदार, महिला उद्यमी, विद्यार्थी, मछुआरे, श्रमिक, रोगी, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। और डिजिटल इंडिया के अनेक गंभीर जो ये सोशल मीडिया, उसके अनेक गंभीर चुनौतियां हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए भी, हमारे लिए भी। ये मेरा निजी विचार है, पर उसकी ताकत भी है। आज एक गरीब से गरीब आदमी के साथ गांव में कहीं कुछ होता है, तुरंत उसकी खबर पूरी दुनिया में पहुंचती है। पहले का अगर मैं बड़ी बड़ी खबरों का उल्लेख करूं, जैसे भागलपुर के बारे में चर्चा हुई, दिल्ली, असम वगैरह के बारे में, महीनों 2 महीने लगते थे देश में दिल्ली को सुनने। आज वो स्थिति नहीं है। आज
भारत में टेक्नोलॉजी, सामाजिक न्याय, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पारदर्शी गवर्नेंस, हेल्थ केयर, कृषि आधुनिकीकरण राष्ट्रीय विकास का प्रभावी माध्यम बन चुकी है और बन रही है। रिसर्च और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक सीमित रहने के साथ इनोवेशन को जन कल्याण, सेवा वितरण और सामाजिक प्रभाव से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन का वास्तविक अर्थ मनुष्य के जीवन में गुणवत्ता का सुधार है, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तक पहुंच। आप जानते हैं 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन इज पावर, और माना जाता है कि ये सदी जो है ये नॉलेज एरा। इस नॉलेज एरा में लैंड लेबर जो पुरानी चीजें थी उनकी जगह सूचना ने कैसे रिप्लेस किया। सूचना आपको इंपावर बनाती है ये, और सूचना का महत्व जानते हैं। कहीं कोई चीज हो रही तो उसको सूचना दीजिए, उसका असर क्या दिखता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR, ICAR, ISRO, DRDO, CSIR, ERC, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जैसी संस्थाओं ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ सामान्य नागरिकों तक पहुंचे। डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, उसका बड़ा एक असर आने वाला है। इन चीजों पर बहुत मैं आपको और चीजें बता सकता हूं, पर समय लगेगा। पर मैं उल्लेख कर दूं मोटे तौर पर कि डिजिटल गवर्नेंस जिससे हम क्यू में लगते थे, अब कैसे वो आसानी से होगा। मुझे याद है बंबई जब हम लोग गए थे तो टिकट कटाना होता तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी, उसमें भी हम श्योर नहीं थे। आप कैसे चीजों को पाते हैं, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत ने इस बारे में कैसे डेमोक्रेटाइजेशन किया दुनिया में। अब AI का ही मामला, अभी कल ही आपने खबर पढ़ी हुई, उसका आगे उल्लेख करूंगा। अगर है दो देशों की ताकत उसमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए, अमेरिका और चीन की, तो वो एक्सक्लूसिव उनके क्लब के लिए रहे। पर भारत जो भी पहल कर रहा है टेक्नोलॉजी की, वो नीचे तक लोगों को पहुंचे। कैसे ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ गरीबों तक पहुंचे, पैसा मिलने में, ये भारत का शुरू से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये हो रहा। अभी आपने देखा होगा जनवरी में शायद दुनिया के AI का सम्मेलन हुआ, दुनिया के सारे टॉप लोग AI किया। पहली बार भारत ने आवाज दी कि AI फॉर सामान्य पीपुल, या इंक्लूसिव AI है भारत का नारा। यानी टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन में भी दुनिया के स्तर पर भारत इसकी पहल कर रहा है। और कैसे हमने जैम ट्रिनिटी जनधन अकाउंट्स का आधार मोबाइल कनेक्टिविटी बनाई, आप जानते हैं। भारत का DPI मॉडल दूसरे देशों की उसमें कैसे बड़े पैमाने पर रुचि है, और इसका लाभ क्या है। आज सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप तथा अन्य वित्तीय सहायता सीधे जो बेनिफिशरीज हैं उनके बैंक खातों में पारदर्शी और त्वरित तरीके से पहुंच रही है। इसे बिचौलियों की क्या ताकत थी आपको बताया मैंने। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ईमानदारी से कन्फेस किया था, ऐसा मेरा विचार है। कर कुछ नहीं पाए वो अलग मसला, पर उनकी भूमिका आज इससे लगभग। फर्जी जो लाभार्थी थे, बिना नाम और पहचान के आपके यहाँ नीचे पंचायत से लेकर के ये जो मिलता था सारा राशन वगैरह, वहां तक कितना कुछ पैसा बह जाता था, जो लाभ लोग ले जाते थे, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं। अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फेक लोग थे ये। इतने वर्षों से, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को इस तरह से मुफ्त भोजन दिलाना, जो उनको इकोनॉमिक इंपावरमेंट दे रहा है, ये ऐसे संभव नहीं हुआ, इन प्रयोगों से संभव हुआ। इसलिए इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव महिलाओं और वंचित वर्गों पर है। खासतौर से जनधन का, विशेषकर महिलाओं के नाम पर खोले गए खातों ने उन्हें आर्थिक रूप से बहुत इंपावर किया है। इसमें भी अभी बहुत चुनौतियां, मैं ये सिर्फ धारा कैसे हम चल पड़े उसकी बता रहे हैं। लोकल स्तर पर बाकी जगहों पर मिलेगी तो उन्हें हमें मिलकर एड्रेस करना, क्योंकि दुनिया जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो मैंने आपको बताया। और UPI की कहानी भी मैंने आपको उल्लेख किया। इस टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट के मकसद के पीछे यह है कि विकास सिर्फ तेजी नहीं हो बल्कि समावेशी और जन केंद्रित, यानी गरीबों नीचे तक लोगों पे पहुंचे। आर्थिक ताकत अगर समतापूर्ण समाज बनाएगा तभी देश आगे जाएगा। ये बहुत सरकार की इसमें क्लियरिटी है, और इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन वो समय लगेगा। इसी तरह से एजुकेशन में आप देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई पाठशाला, दीक्षा, स्वयं, PM विद्या, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं।
डिजिटल एजुकेशन ने विशेष रूप से ग्रामीण विद्यार्थियों, बालिकाओं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। डिवाइस अवेलेबिलिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी, ये भी चुनौतियां हैं। फिर भी डिजिटल लर्निंग भारत में अधिक समावेशी शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक चीज मैं आपको उल्लेख करूं, आमतौर से हमारी यह धारणा है कि विकास केंद्र से चलता है ना, विकास के असली जनक पूंजी राज्य है। लैंड, लेबर, कैपिटल, हेल्थ सबके नीति निर्माता वो है। यही कारण है कि दक्षिण के राज्य कुछ बहुत आगे बढ़ गए और हम लोग पीछे छूट गए। उस विस्तार में जाने पर अलग वो विषय होगा, लेकिन आज सिविल एविएशन में भी देखिए, निजी यात्रा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सब विकसित कर रहे हैं। और एक चीज याद रखें, हम जब ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। लगभग 146-150 करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं और क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पे हैं साहब। और नेचुरल रिसोर्स में भगवान ने हमें तेल का कुआं, पेट्रोलियम सब कुछ भी नहीं दिया। हमारी लिमिटेशंस है। बड़ा आसान होता है आलोचना कर देना, पर इस तरह का विश्वविद्यालय बनाने का जब सर सैयद साहब ने सोचा होगा तो ये क्रिएटिविटी कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, जरूर आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा। बनाना, देश को मुकाम तक पहुंचाना, आगे ले जाना, वो सबसे बड़ा चुनौती का काम है। इन चुनौतियों के बीच भारत आज ये कर रहा है। सबसे आसान है बैठे बैठे किसी की आलोचना करना। ये टेलीमेडिसिन का, स्मार्टफोन ड्रिवन पब्लिक हेल्थ और सेल्फ केयर का, ये बहुत चीज है। और ये भारत अपनी प्रगति आर्थिक कर रहा है। दो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां जो कभी कभार आती हैं युगों में, उनके बीच, जैसे कोविड-19 आपको याद होगा, ये कभी इस तरह की महामारी आती है इतिहास में। उस चुनौती के बाद भारत कर रहा, ये जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है यूक्रेन से लेकर अभी जो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया तो 95% गैस आपका बाहर से आता है, तेल बाहर से आता है। इस बीच क्या चीजें हुई है वो अलग है। भारत कितनी तेजी से काम किया है ये भी किसी को अध्ययन करना चाहिए। पर जब कोविड आया तो याद करिए, खासतौर से पश्चिम के प्रेस को, टॉप प्रेस जिन्हें कहते हैं, उनकी खबरों को निकाल कर आप पढ़िए। सबसे अधिक भारत में तबाही होने वाली है, सबसे अधिक लोग यहां नहीं रहेंगे, ये दवा नहीं खोज पाएंगे, ये तो बाहर से दवा खरीदते हैं बड़ी दवा कंपनी को। और दो चीज और इस तथ्य में है, आपके यहाँ के स्कॉलर्स अच्छी तरह जानते होंगे कि दुनिया की पॉलिटिक्स को दो बड़ी ताकतें प्रभावित करती हैं, वो है दवा कंपनी और हथियार कंपनियां। भारत दवा बनाए, बड़ी दवा कंपनियों को कभी नहीं सुहाएगा, इसलिए भारत ने चुपचाप अपनी दवा बनाना शुरू किया। और जब बाद में सामने आया तो क्या क्या हुआ, जो बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां थी उनके बारे में खबर भी आई। कितने 100 देशों का, मतलब 100 से ज्यादा करीब देशों का, उन्होंने उनकी सॉवरेनिटी इंडेमिनिटी पर कहा कि गिरवी रखिए तब हम अपने मांगे कीमत पर देंगे। पर हमारे यहाँ की क्या चुनौती है ऐसी चीजों में करने में, जैसा मैंने कहा कि पग-पग पर चुनौतियों के बीच आप काम करते हैं, मैं वो आपको कोट करूंगा। कभी आप विश्वास कर सकते हैं जो पश्चिम में इस तरह से नकारता था, 2.2 अरब से अधिक टीके हमने लगाए, और बड़े विकसित देशों में क्या हालात हुए वो सामने रखिएगा। एक दिन में 2.5 करोड़ टीके अधिक वैक्सीन खुराकें हमने लगाए, टेक्नोलॉजी के बाद, नीतियों के बाद। और दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों में मैत्री वैक्सीन मुफ्त में हमने दिया, भारत ने दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जब विदेश जाता था, हम अपने संसदीय कार्यक्रमों में अनेक महत्वपूर्ण देशों के लोग आते थे सिर्फ इसलिए कि कोविड के दिनों में कि भारत हमको टीका दे। ये भारत के टीका पर विश्वास था। पर भारत में जब टीका बन रहा था तब हमारे यहाँ की अंदरूनी चुनौतियां क्या थी, उनका क्या असर पड़ रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये किताब है गोइंग वायरल, बलराम भार्गव के बारे में आप शायद याद हो, कोविड के दिनों में रोज चेहरा उनका आप देखते थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्कॉलर, मतलब डॉक्टर, शोध, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं, वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सूचना मिल गई बाहर की भारत टीका बना रहा है, तो हमारे यहाँ ही मीडिया से लेकर बाकी जगहों पर कैसे हमारे ऊपर प्रहार होने लगे और सवाल उठने लगे कि भारत की कॉम्पिटेंसी क्या है या टीका हमारा कैसे बनेगा। तो जो उन दिनों वैज्ञानिक थे, सो महिला वैज्ञानिक भी थी काफी, कि जब हम लोग मिलते थे और बात करते थे, चीजों को देखते थे, तो कैसे हतोत्साहित होते थे। हमने अपना जीवन दांव पर लगाया था, अपने घरों को, बच्चों को छोड़ करके हम रात भर बैठते थे कि हम टीका खोज सके इतने बड़े मुल्क को बचाने के लिए। पर हमारे ऊपर जो प्रहार होते थे, उनसे जो मेंटल एगोनी हमारी होती थी, वो
मैं कभी कभी लाइटर वेन में अपने साथियों को बताता था। ये मैं शब्द अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेसर बलराम भार्गव का, वो अपनी किताब में कहते हैं, इट वॉज द मैकॉले माइंडसेट एट वर्क। What had T.B. Macaulay done? He framed India's education policy. He said that if the East India Company had a to rule over this country, we have to systematically destroy its education system, drilling every Indian's mind. The Indian education system is inferior to that of British. This was installed in 1834 in every Indian's mind. It was this Macaulay mindset which is responsible for every Indian critic in India who feels that everything Indian can never work. हम भारतीय कुछ बना ही नहीं सकते, इसके पीछे यही सोच था। मैं अपने वैज्ञानिकों से ये कहता हूं, आई एम कोटिंग फ्रॉम हिज बुक। फिर आगे वो कहते हैं, तब मैं क्या कहा अपने वैज्ञानिकों को उत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल न टूटे, इतनी चुनौतियों में हम कुछ कर सके अपने देश के लिए, तो हमने क्या कहा उनसे। देन आई अगेन कोट, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड भारत बायोटेक इन ए लाइटर वे। मैंने बड़े लाइटर वे में कहा दैट दे शुड नेम देयर कंपनी आफ्टर अनदर कंट्री, बायोटेक नॉट भारत, यानी भारत बायोटेक मत रखिए, किसी दूसरे देश का नाम रखिए इसके आगे, फिर वो टीका बहुत स्वीकार्य हो जाएगा। For acceptability from the Macaulay minded people, it was something I mentioned during my deposition before the department related parliamentary standing committee on health and family welfare and parliamentary standing committee on COVID-19 in pandemic response, India's contribution and the way forward। ये उन्होंने बताया विदा कमेटी को। इस पर नाना पाटेकर की बड़ी अच्छी फिल्म भी है, द वैक्सीन वॉर। ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कला बन रहे हैं हम लोग, जिसको लेकर दोनों तरह की चीजें, उसकी चुनौतियां भी हैं और उसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर। अब ये एआई आधारित हेल्थ में एक्सरे एनालिसिस, कैंसर, डिजीज डायग्नोसिस बहुत ही सटीक होता है, ऐसा कह रहे हैं जो प्रामाणिक ढंग से बताने वाले विशेषज्ञ हैं। वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल टूल्स के माध्यम से बचत, भुगतान, उत्पाद मार्केटिंग, छोटे व्यवसाय का संचालन महिलाओं द्वारा, ये आर्थिक स्वतंत्रता एम्पावर कैसे महिलाओं को इसने किया है, ये समझना चाहिए। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, इसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। और टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर और रूरल एम्पावरमेंट में मदद कर रही है, और एआई खास तौर से सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अगर यहाँ बारिश नहीं हुई तो इस बारिश में कौन सी चीज हो सकती है, इस हद तक चीजों को ले जा रहे हैं लोग। रिमोट सेंसिंग, एग्रीकल्चर ड्रोन, सैटेलाइट ड्रोन, खेती को अधिक वैज्ञानिक तरीके से कम लागत वाली और उत्पादन। मौसम बदल रहा है, उस मौसम में कहां क्या चीजें हो सकती हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों पर चर्चा हो रही है। वाटर सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी कैसे संभावना है, उस पर कितना जल जीवन मिशन से काम हुआ है, वो अलग है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मान्यता है कि नेक्स्ट सोशल रिवोल्यूशन है। माना जाता है कि भविष्य की दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक परिवर्तन का अगला महत्वपूर्ण चरण बनने जा रहा है। जिस प्रकार बिजली ने इंडस्ट्रियल एज और इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन एज को बदल दिया, उसी प्रकार एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन और व्यवस्था की संरचना को परिवर्तित कर देगा। अब उस परिवर्तित दुनिया में हम कैसे भागीदार बन सके, हम कैसे अपना बेहतर हिस्सा कर सके, क्योंकि आर्थिक ताकत अगर हम नहीं बने तो जिनकी आर्थिक ताकत है उनके बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री ने बता चुके हो कि क्या स्थिति बनने वाली है। भाषाओं के क्षेत्र में कितनी बड़ी चीज हो रही है। आज आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ भाषणी और बाकी चीजें जो अनुवादनी जैसे प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज पार्लियामेंट में हम 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद कहते और बोलते हैं। एआई का भी बड़ा असर वहां पड़ने वाला है। बेहतर चीजों के लिए भारत कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है। कभी भाषा पर देश में राजनीति चलती थी, एक समय वो बहुत करीब है जब आप जिस भी भाषा में आसाम के गांव का आदिवासी किसी और भाषा में बोले और देश में सुदूर हमारे इलाके में बैठे किसी सुदूर इलाके में कोई व्यक्ति अपनी भाषा में समझे, हम उस तरफ रास्ता बढ़ा चुके हैं। आप सोचिए उसका क्या असर होगा। पीछे छूट गए लोगों के हक में तकनीक का प्रयोग से होगा। और भारत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ये सारी चीजें कर रहा है। यानी आपको बताऊं, मैं 2-3 चीजों का उल्लेख कर दूं क्योंकि समय इतना नहीं होगा। स्पेस प्रोग्राम में, फ्लूगल इंजीनियरिंग में, साइक्लोन ट्रैकिंग में, इसरो के सैटेलाइट से मौसम पूर्वानुमान, साइक्लोन ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन। आज हमारे यहाँ डिजास्टर से आप देखते हैं पहले फोरकास्ट करके कैसे रेस्क्यू कराते हैं, और पहले क्या चीजें होती थी, कैसे टेक्नोलॉजी ने हमें वो किया, और कितने कम खर्चे में हम अपनी टेक्नोलॉजी भारतीय प्रतिभाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। 2020 में एक देश से लद्दाख सीमा पर प्रॉब्लम हुई। भारत चूंकि पहले से उसी देश से बहुत चीजें मंगा रहा था, तो 5G का करार हुआ था कि उसी से हम लेंगे। फिर तय किया ऊपर बैठे लोगों ने कि नहीं, अगर 5G हम लेते हैं तो हमारे सिक्योरिटी, डाटा ट्रांसमिशन वगैरह के कैसे हम बनाए रख पाएंगे, हमारी अपनी हो। देश ने तय किया अगर चीन को इसे डेवलप करने में 12 वर्ष और $300 बिलियन लगे, तो भारत ने महज 2.5 वर्षों में बहुत कम कॉस्ट पर 5G अपना बनाया, एक IIT की मदद से और कुछ इंजीनियर्स और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद से। चिनाब नदी पर जो पुल बना है, पहले हम लोग जाते थे विदेश में तो कहा जाता था ईफिल टावर देख लीजिए, उस ईफिल टावर से बड़ा और हमारी एक महिला इंजीनियर ने डिजाइन किया। वंदे भारत ट्रेन, एक जो कोच है उसका निर्यात करने में या ट्रेन निर्यात करने में अगर 4 गुना पैसा लगता था, तो भारत के इंजीनियर्स ने और सामान्य लोगों ने कहानी कभी पढ़ी है कैसे एक सामान्य व्यक्ति ने डिजाइन दिया। मद्रास में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री उनके GM को उन्होंने बताया है, कुछ दिनों पहले द वीक मैगजीन में छपा था जब रेलवे के 75 वर्ष हो रहे थे। 80% कंपोनेंट इसमें भारतीय, सिर्फ 97 करोड़ में 4 गुना 5 गुना कीमत पर वो चीजें बाहर से मंगा रहे थे। और 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे मुल्कों को 1000 से अधिक ट्रेन डिब्बे आप बेच रहे हैं। यह भारत का बदलाव है। ये बहुत सारी स्टार्टअप्स की कहानी मैं आपको बताऊं तो स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट सॉल्यूशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में क्या रिमार्केबल काम कर रहे हैं, कभी हमें घूट कर वो चीजें पढ़ना चाहिए। और एनर्जी, एटॉमिक साइंस और उसमें क्या इसका असर पड़ रहा है, सिर्फ मैं एक उदाहरण के द्वारा बात अपने आपको बताऊं। आप याद करिए कि 2012 में जुलाई का अंतिम दौर, पीक डिमांड हुआ बिजली का देश में 110 गीगावाट की। कुछ राज्यों ने नॉर्थ के ओवर ड्रॉ किया, कमजोर ग्रिड सिस्टम के कारण देशव्यापी ब्लैकआउट हुआ। 62 करोड़ लोग, दुनिया की आबादी के 9% लोग 13 घंटे तक बिजली संकट में रहे। 2012 के मुकाबले आज बिजली सेक्टर में आप कहां हैं? अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शनिवार को भीषण गर्मी थी, मैं ट्रैक कर रहा था क्या पीक डिमांड आपकी 260 गीगावाट पहुंची, यानी 110 गीगावाट अगर 12 में थी जुलाई में, तो ये पहुंच गई 260 गीगावाट, दुगना से अधिक। पर फिर भी कहीं आपने नहीं देखा प्रॉब्लम, तो उसका कारण क्या है? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत ग्रिड है जो 4.81 लाख सर्किट किलोमीटर में फैला, बड़े पैमाने पर बिजली ट्रांसफर कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशिएंसी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, भारत के 2070 तक नेट जीरो की लक्ष्य आधारशिला।